व्हाट्सअप गाइस। आज की जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर साइंस का थियरी वाला सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको 20% सिखाऊंगा और 80% मार्क्स गेन करने में मदद करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूँगा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, इसके बीच में डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हुए शुरू करते हैं। जो कंपाइलर होता है वो बेसिकली क्या करता है, आपके पूरे के पूरे कोड को एक बार में कंपाइल कर देता है, या फिर अगर उसमें कोई एरर निकलती है वो सारी की सारी एरर आपको एक बार में बता देता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, मैं पहले एक बीच में लाइन खींच लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। इंटरप्रेटर, कंपाइलर जो होता है एक बार में पूरा का पूरा कोड ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर ट्रांसलेट्स द कंप्लीट सोर्स कोड एट वंस। जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो आपका जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हुए रन करता है। तो कम इंटरप्रेटर के लिए हम लिखेंगे इट ट्रांसलेट्स द कोड line by line and run it। जो कंपाइलर होता है ना वो आपको एक एग्जैक्ट आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल देता है जो आप उसको बिना कंपाइलर के भी रन कर सकते हो। तो हम कंपाइलर के लिए लिखेंगे इट प्रोवाइड्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है ना वो आपको कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रदान नहीं करता। वो आपको खाली जो सोर्स कोड होता है वो रन करके दिखाता है। तो हम इसके लिए लिखेंगे इट डजेंट provide any executable फाइल। अब बात करते हैं स्पीड की। जो स्पीड होती है वो कंपाइलर की ज़्यादा होती है इंटरप्रेटर के मुकाबले में। जो कंपाइलर होता है इट हैज़ बेटर रन टाइम स्पीड एज कोड इज प्री कंपाइल्ड। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हुए ही उसको कोड को रन करता है, जिस कारण से उसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है। इट हैज़ लोअर स्पीड ड्यू टू द लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। तो दोनों के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। जो कंपाइलर होता है वो आता है मेन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है वो है सी और सी प्लस प्लस। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सी सी प्लस प्लस। और जो हम अभी सीख रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है वो है पाइथन। तो यहाँ पे आ जाएगी पाइथन इंटरप्रेटर के एग्जाम्पल में। बाय द वे जो पाइथन होती है वो हाइब्रिड टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे कि वो कुछ कोड को अपना प्री कंपाइल रखती है, जिस कारण से वो भी स्पीड में रन कर सकती है कई केसेस में। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स आर द जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो एक्ट होते हैं जो कोई आप पे सोशल मीडिया या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा आप पे नज़र रखता है, और वो उसका इंटेंट क्रिमिनल एक्टिविटी का ही होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द याद रखने हैं दिमाग में, जैसे कि यूजेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे साइबर क्राइम्स आर द एक्ट टेकन प्लेस थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पर अपने आप एग्जांपल्स डाल सकते हैं। फॉर नहीं, विद द इंटेंट ऑफ
क्रिमिनल एक्टिविटीज, या फिर आप इसकी जगह पर एक और चीज लिख सकते हैं, टू हैरेस, थ्रेटन और हार्म एक्सेट्रा। ये वाली लाइन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करिए इस केस को। साइबर क्राइम जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें आ जाती है फिशिंग, प्लेगियरिज्म, हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, फ्रॉड्स एक्सेट्रा। आप आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करूँगा साइबर स्टॉकिंग के बारे में। साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग यानी कि आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, साइबर क्राइम जो होते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा होते हैं। तो आप उसके बारे में उसको मॉनिटर कर रहे हैं या फिर उसको हार्म करना चाह रहे हैं। हार्म तो नहीं कह सकते, लेकिन आप उसको थ्रेटन कर रहे हैं या डरा रहे हैं या इंटिमिडेट कर रहे हैं, तो आप साइबर स्टॉकिंग कर रहे हैं उसकी। तो हम यहाँ लिखेंगे साइबर स्टॉकिंग is when someone monitors a person to threaten, intimidate, or with wrong intent, or with monitoring purpose without the consent। और ये जो होता है ना, ये ट्रैकिंग इंक्लूड करता है, यानी कि आप उस इंसान को उसके पता चले बिना आप उसको ट्रैक कर रहे हो, यानी कि आप उसकी लोकेशन देख रहे हो, आप उसके बारे में देख रहे हो कि वो क्या क्या कर रहा है, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री पे नज़र रख रहे हो। तो इसमें आ जाती है सबसे पहली इंक्लूडिंग ट्रैकिंग। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा कि ट्रैकिंग तो बहुत सारी कंपनियां करती हैं, जैसे कि गूगल हो गई। गूगल हमें हर समय ट्रैक करती है, लेकिन गूगल जो होती है वो साइबर स्टॉकिंग में नहीं आती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे कंसेंट के द्वारा ही कर रही होती है, वो अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर रही होती है, जिसमें हमने भरा होता है ना प्राइवेसी और पॉलिसी में हम एग्री कर देते हैं, वही होता है वो। हमें अगर हम ना करें तो हम उनका ऐप यूज़ नहीं कर सकते, और एग्री करने के बाद वो हमें ट्रैक करेंगी। तो बस यही होता है। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है प्लेगरिज्म। जो प्लेगरिज्म होता है वो, मान लो कि आपने कोई काम करा या फिर कोई एक बहुत बड़ी बात कही है, या फिर मान लो किसी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड वगैरह, जैसी भी कोई जो बात होती है इन एन रिएक्शन। अब मैं अगर मान लो उस बंदे की बात को बिना साइटेशन, यानी कि जो ऐसे कोट लगाते हैं ना बात को कहते हुए, वो लगाए बिना अगर मैं उसकी बात को यूज़ कर लूँ तो उसको कहेंगे प्लेगरिज्म। या फिर उसके वर्क को उसको क्रेडिट ना दूँ तो उसको प्लेगरिज्म ही कहेंगे। तो प्लेगरिज्म के लिए आप कुछ इस तरीके लिख सकते हैं, प्लेगरिज्म इज व्हेन you use someone's work, ideas or word without citation। अब इसके भी टाइप्स होते हैं। प्लेगरिज्म के कुछ अनोखे टाइप्स होते हैं, जैसे कि सेल्फ प्लेगरिज्म,
सेल्फ प्लेगरिज्म यानी कि मान लो आपने कोई काम किया था, आपने कोई काम किया और उसके बारे में आपने बाद में अपने काम के बारे में बताया नहीं, तो आप उसको कहेंगे कि आपने अपना जो काम था वो डिस्क्लोज नहीं किया। तो ये भी सेल्फ प्लेगरिज्म में आता है। दूसरा होता है डायरेक्ट प्लेगरिज्म। मतलब कि आपने किसी इंसान का काम इस्तेमाल किया जैसा का तैसा, और उसके बाद आपने उसको कोई क्रेडिट भी नहीं दिया, उसने कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं मारा था उस काम पे, वरना वो कॉपीराइट जैसे इश्यूज में आता। अब अगला आता है मोसैक प्लेगरिज्म। मतलब कि आपने लोगों के काम को यूज़ किया, उनको मिक्स किया अपने काम में और उसके बाद यूज़ कर लिया, तो वो आता है मोसैक प्लेगरिज्म। आपने उनको भी क्रेडिट नहीं दिया उनके काम का। इनके बहुत सारे टाइप होते हैं, आप आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं बैठ के। मैं यहाँ पे ई एसेट्रा लिख रहा हूँ। अब जाते हैं अगले टॉपिक पे, जो है हैकिंग। ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है, लेकिन इस पर भी कोई ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही छोटे से पोर्शन में आने की संभावना रहती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए पूछेंगे डिफाइन करो हैकिंग। जो हैकिंग होती है वो होती है कि हम किसी के भी सिस्टम को बिना उसकी परमिशन के एक्सेस कर लें, तो वो हैकिंग कहलाएगी। तो हम हैकिंग के लिए लिखेंगे हैकिंग इज द एक्ट ऑफ accessing any system without any authorization। और ना ये सिर्फ बल्कि हैकिंग में सिर्फ सिस्टम को एक्सेस करना नहीं होता, कई डेटाबेस भी होते हैं। डेटाबेस के हम लूप होल्स निकाल के, उनकी वर्नबिलिटीज निकाल कर उनका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं और मिसयूजिंग द vulnerabilities of any database to exploit it। अब मान लो इन केस आपसे पूछा जाए टाइप्स, तो आप टाइप्स में दे सकते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा, आजकल बच्चे को पता ही होता है ये बात। वाइट हैट हैकिंग, ब्लैक हैट हैकिंग, ये दो तो सबको पता ही होते हैं। तीसरा भी शायद किसी किसी को पता होगा, ग्रे हैट हैकिंग। चौथे भी होते हैं, वो होते हैं स्क्रिप्ट किडीज मतलब। पांचवे होते हैं हैकिविस्ट्स। इनके बारे में वैसे आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। वाइट हैट हैकिंग यानी कि जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो किसी एक सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए काम करते हैं, वो होते हैं वाइट हैट हैकर्स। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉयट करते हैं। ग्रे हैट हैकर्स या तो एक्सप्लॉयट करेंगे या फिर रिपोर्ट कर देंगे। स्क्रिप्ट किडीज़ यानी कि जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता कोडिंग का, जो हैकिंग जानते नहीं है लेकिन बस स्क्रिप्ट या टूल्स की वजह से किसी को हैक करने की कोशिश करेंगे। हैकिविस्ट जो कि एक्सपीरियंसड होते हैं, वाइट या ब्लैक हैट या फिर ग्रे हैट में नहीं आते, उन्हें खुद के कुछ पॉलिटिकल या फिर सोशल इंटेंशंस होते हैं, वो इसलिए हैकिंग करते हैं। अगले टॉपिक पे आता हूँ, आईटी एक्ट। आईटी एक्ट 2000 एंड अमेंडमेंट ऑफ आईटी एक्ट 2008। ये दो चीज़ें थी जिन्होंने हमारे सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा जागरूकता करी। इस
इनके कारण जो सरकार है वो गवर्न करती है, कंट्रोल करती है साइबर सिक्योरिटी को हमारे देश में, कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डेटा सिक्योरिटी एंड कम्युनिकेशंस में काम करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं strengthens and governs our system to prioritize cyber security in electronic commerce digital data and communication। इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं आएगा, इतना आप लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, टीचर खुश हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगले चीज़ में आ जाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि कोई सॉफ्टवेयर है और उसका जो कोड किसी बंदे ने लिखा है या फिर जिस भी टीम ने लिखा है वो उन्होंने छुपा के नहीं रखा है, वो उन्होंने खुला दे रखा है कि ये आपका कोड, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको बदल सकते हो और अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स आर द सॉफ्टवेयर्स विच वी कैन modify and use without any copyright issue। अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग जैसे मान लो दो बंदे बात कर रहे हैं और आप उनके पास बाजू में खड़े हो लेकिन उनको ज़्यादा ध्यान नहीं है आप पे, और आप उनकी बातें सुन रहे हो, तो वो होगी ईव्सड्रॉपिंग। आप उनकी बातें सुन रहे हो लेकिन उनको पता नहीं चल रहा, आप ये जानकर उनकी बातें सुन रहे हो, वो ईव्सड्रॉपिंग है। किसी की भी बातें उनकी कंसेंट के बिना जानना या सुनना ईव्सड्रॉपिंग कहलाता है। तो आप इसके लिए लिख सकते हो ईव्सड्रॉपिंग इज द एक्ट when we listen to the conversation or communication without consent of the involved parties। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपके सिस्टम्स की बेसिक फंक्शनलिटीज़ प्रदान करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ़ोन ले रहे हो तो उसमें कैलकुलेटर होना चाहिए, उसमें क्लॉक होनी चाहिए, उसमें कोई एक सर्च इंजन होना चाहिए, एक ऐप इंस्टॉलर होना चाहिए जिससे कि आप ऐप इंस्टॉल कर पाओ। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ मैं, डक गो नाम का एक सर्च इंजन है, वो प्री इंस्टॉल्ड होकर आपके फ़ोन में नहीं आता, लेकिन आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसके हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर provides the basic functionalities and device communication. मतलब कि अगर मान लो आपके पास एक कंप्यूटर है, उसमें एक ग्राफिक कार्ड लगा है, तो जो ग्राफिक कार्ड है वो आपके प्रोसेसर से किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, इसका भी एक ड्राइवर होता है, वो उससे कम्युनिकेशन का एक बेस प्रदान करता है, उसको भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में गिना जाता है। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो प्रदान करते हैं एक डेडिकेटेड कैपेबिलिटी, प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड functional base for our work or personal use. सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में आते हैं क्लॉक, ड्राइवर्स, सेटिंग्स, ऐप इंस्टॉलर। सबसे बेसिक बेसिक आपको एग्जांपल लेने हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं लेनी है आपने। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिख सकते हो कोई भी गेम ले लो, जैसे कि एक सबवे सर्फर नाम की गेम आई थी, उसे एग्जांपल में ले लो। सबवे सर्फर, आप ले सकते हो VS कोड, ये आपके एग्जांपल है। अब अगले टॉपिक्स पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट। अब देखो यार, मान लो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक तरीके का राइट होता है जो आपको प्रदान करता है कि आपको क्रेडिट मिले, लेकिन एक तरीके का राइट होता है कि वो आपको प्रदान करता है प्रोटेक्शन आपके काम के प्रति, यानी कि जो आपने काम किया वो कोई और यूज़ नहीं करेगा, वो आपका है, आप ही उसे यूज़ कर सकते हो। वो कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ट्रेड सीक्रेट होता है, और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट are laws for protecting the work, art or design of a person इन स्पेशल केसेस। ये नहीं कि आप हर केस में ले सकते हो, ये जो लॉ है ये आप हर केस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले आ जाते हैं कॉपीराइट पे। कॉपीराइट का जो टाइमलाइन होता है वो होता है जो बंदे ने काम करा है वो उसका लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स, और ये देशों के देश में बदलता रहता है, मतलब कि एक देश में इतना है तो अगले देश में हो सकता है अलग हो। तो इसका जो टाइम लाइन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्रिएटर्स लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स। अगला होता है ट्रेडमार्क। ये जो होता है वो ये नॉन रिन्यूएबल होता है, और ये 10 ईयर्स की टर्म्स में इंप्लीमेंट किया जाता है, मतलब ये रिन्यूएबल होता है, रिन्यूएबल
इन टर्म्स ऑफ 10 years। ट्रेडमार्क का एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आपने एप्पल कंपनी देखी होगी, उसका आईफोन है, आईफोन पे एक लोगो आता है, वो लोगो किसका होता है? आधे खाए हुए सेब का। उस आधे खाए हुए सेब के लोगों को कोई और कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो एप्पल कंपनी का ट्रेडमार्क है, जो कि हर 10 साल में वो हो सकता है रिन्यू कराती रहती हो। जैसे कराती रहती होगी, या फिर हो सकता है कराया होगा उसने एक बार। अगला है ट्रेड सीक्रेट। इसका होता है एज लॉन्ग एज कीप सीक्रेट। अब इसका एक मैं तगड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप समझ पाए तो। गूगल है, वो सर्च करता है आप मान लो उसमें जाकर कुछ भी सर्च करते हो, आप सर्च करते हो एक कोई भी एक लंबी सी लाइन, वो अपने डेटाबेस में उसको कितनी स्पीड से सर्च कर लेता है, मतलब 5 सेकंड नहीं लगता, आपका सर्च रिजल्ट्स आ जाते हैं। वो कौन सा ऐसा टास्क करता है जो वो इतनी जल्दी आपको रिजल्ट दे देता है? क्या आपने कभी सोचा है? उसने भी कभी नहीं बताया, गूगल आपको कभी नहीं बताएगा ये। क्यों? क्योंकि वो उसका ट्रेड सीक्रेट है, वो आपको कभी ऐसी कोई सीक्रेट बात क्यों बताएगा? अब जो ये मैंने आपको रैंक बताई है, ये 3 काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप ये एग्ज़ाम में बता भी दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इस सवाल के एक। अब मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ, जो है टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म। जो हमने प्लेगरिज्म पढ़ा था ना कि हमें ग्रेड देना चाहिए। हाँ, मैंने मैंने उसके टाइप बता दिए थे। और मैं आ जाता हूँ फिशिंग पे। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना नहीं, अपना चारा पकड़ना। किस तरीके से? मैंने आपको बताया होगा, फिशिंग सिमिलर होती है मछली पकड़ने वाली फिशिंग की। फॉर एग्जांपल मान लो एक कोई बंदा आपकी इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो क्या वो ज़रूरी है कि आपके प्रोग्राम आपको ईमेल भेजेगा, और ज़रूरी है कि आपको कोई उसको कोई हैकिंग अटेम्प्ट करना पड़ेगा? क्या वो आपको सिर्फ कॉल करके फंसा कर आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं उगलवा सकता? क्या वो उसमें इतना दिमाग नहीं हो सकता? या आप इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकते? या फिर मान लो आप नहीं, कोई और बंदा इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि उससे वो ऐसी हरकत करे? तो ऐसी हरकतों को ही फिशिंग का नाम दिया गया है। अब इसके लिए लिख देते हैं, मीन्स ट्रिकिंग द टारगेट टू रिवील इट्स पर्सनल और सीक्रेट डेटा। या फिर डेटा नहीं करते, इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। अगले टॉपिक पे आता है, वो है एडवेयर। व्हाट इज एडवेयर? एडवेयर जो होता है वो एक प्रोग्राम होता है। मान लो आप चाहते हो, आपने कंप्यूटर में एक गेम इंस्टॉल करना, वो गेम का साइज़ है 1 GB, और आपके पास इंटरनेट बचा है 1.1 GB। तो यानी आपके पास 100 MB एक्स्ट्रा है। लेकिन मान लो अगर आपके कंप्यूटर में एक एडवेयर है, वो 100 MB या फिर उससे ज़्यादा की, थोड़ी ज़्यादा की, मान लो एक 150 MB की, एक बहुत सारा ऐड डाउनलोड कर लेता है कि आपको बाद में दिखाएगा, वो डिस्प्ले करेगा। तो वो उसने क्या किया, आपने डाउनलोड पे लगाया, आपका कितना 95% तक हुआ होगा डाउनलोड, और वो रुक गया। क्या बोल के रुक गया? क्या आपका डेटा ख़त्म हो गया? और आप परेशान, ये क्या हो गया, मेरे लिए तो दिक्कत वाली बात हो गई ना। तो ऐसे ही हमें इन एडवेयर से भी बहुत नुकसान होता है। हमें इन एडवेयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं, या सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, या फ़ोन में भी इंस्टॉल होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन लिख देते हैं। एडवेयर are the free softwares which displays and downloads adds their data
data and impact the overall system's performance. अगला टॉपिक है फायरवॉल. व्हाट इज फायरवॉल? फायरवॉल, मान लो आपको मैं एक ऑफिस दूँ. उस ऑफिस में मान लो बहुत सारे पोस्ट आते हैं और पोस्ट भेजे भी जाते हैं, और मैं आपको कहूँ कि कुछ स्पेशल डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे आपको पोस्ट भेजने हैं, और कुछ स्पेशल डेस्टिनेशंस हैं जहाँ से आपको पोस्ट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने. तो वहाँ पे आप एक फायरवॉल की तरह काम कर रहे हो पोस्ट के केस में. तो जो हमारे कंप्यूटर या फ़ोन में, फ़ोन का मुझे पता नहीं, लेकिन कंप्यूटर में फायरवॉल होती है जो कि आपका नेटवर्क जो होती है उसको कंट्रोल करती है. आप कंप्यूटर में चाहोगे कि आप किसी स्पेशल वेबसाइट से कोई भी डेटा ना लो. मान लो वो वेबसाइट सही नहीं है, मान लो उस वेबसाइट से आपको कोई दिक्कत है कि ये वेबसाइट मेरे किसी प्रोग्राम को हार्म कर रही है या फिर ये प्रोग्राम इसको चलने नहीं दे रहा. तो उस केस में आप फायरवॉल का इस्तेमाल करते हो, या फिर किसी को रोकने के लिए अपने कंप्यूटर में एंटर करने से. तो हम इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं. फायरवॉल मॉनिटर्स and controls the incoming and outgoing network data like a बैरियर. मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल कॉन्साइज एंड प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. आप एग्जामिनेशन में इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करके लिख सकते हैं. सो प्लीज़ डोंट कॉपी पेस्ट. अब आते हैं स्पैम पे. स्पैम एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है. स्पैम क्या होता है? स्पैम के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी, बाकी मैं दे देता हूँ. स्पैम्स वो मैसेजेस होते हैं जो इंटरनेट के अक्रॉस बहुत ही ज़्यादा भेजे जाते हैं. मतलब आप कोई भी ऐसा वायरल रील नहीं होगी जो स्पैम से ज़्यादा वायरल होती होगी. स्पैम एड्स हो सकते हैं. स्पैम कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर का किसी को हार्म करने के लिए भेजने का कोई तरीका हो सकता है. तो हम यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी भी लिख सकते हैं. स्पैम आर द मैसेजेस which are irrelevant yet sent in bulk across the internet. मेनली जो ये होता है ना, ये ईमेल के द्वारा होता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेनली थ्रू ईमेल्स एंड ऑल्सो थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. अब अगला जो टॉपिक है वो है प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ ई वेस्ट. क्यों नेसेसरी है उसको हमें एक्सप्लेन नहीं करना, हमें ये बताना है कि वो नेसेसरी क्यों है. क्वेश्चन क्यों नेसेसरी से होता है, क्या है इससे नहीं होता. तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. जो प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ ई वेस्ट होती है वो नेसेसरी, सिंपल टर्म्स में अगर आपको समझाऊँ तो वो इसलिए होता है ताकि हमारा इकोसिस्टम सुरक्षित रहे, हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे, हेल्थ सुरक्षित रहे, इकोनॉमिक सुरक्षित रहे. तो हम उसी का लिखेंगे प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ e-waste is necessary to protect our environment, health and economic
फ्रॉम द हैजार्डस मटेरियल कंप्यूटर साइंस की 11th के सिलेबस में आ रही है। अगर आपको और भी ज़्यादा सीखना है तो मैं इसको एक प्लेलिस्ट में डालूंगा, उस प्लेलिस्ट को ज़रूर आप एक्सेस कर लें और उसको बुकमार्क भी कर लें। मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको जो सी एस में आ रहे 11th के कोर्स के। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।